हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। मेरा नाम वर्षा है और आज शुरू करेंगे भौतिक विभाजन भारत का। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमारा ये जो मानचित्र है वहां पे सबसे शुरू होता है हमारे उत्तर दिशा से, और उत्तर दिशा में हम सभी को पता है कि हिमालय पर्वत स्थित है। और ये जो हिमालय पर्वत है इसकी भी आपको श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी। हिमालय श्रृंखला है लेकिन इन श्रृंखलाओं का भी विभाजन हो रखा है। तो उन विभाजन को सबसे पहले देखते हैं। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, यानी कि वो हिमालय या वो पर्वत जो कि सबसे उत्तर में स्थित है उसको वृहत हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। वृहत का हमें मतलब पता है कि महान, सबसे बड़ा। तो ये जो हिमालय होंगे वो बहुत ही बड़े होंगे हाइट में, ऊंचाई में। इसी श्रृंखला में सबसे ऊंची शिखर है एवरेस्ट। तो जो एवरेस्ट होने वाली है हमारी, जो एवरेस्ट नाम की चोटी है, वो सबसे बड़ी श्रृंखला है इस पूरी विश्व में। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। अब जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे हिमालय से, वृहत हिमालय से, तो हमें क्या मिलेगा? मध्य हिमालय, जिसको हिमाचल के नाम से जाना जाता है। और मध्य हिमालय में वृहत हिमालय से छोटे पहाड़ मिलेंगे, हमें पर्वत मिलेंगे। इसके नीचे आप जाओगे, दक्षिण में जाओगे तो आपको शिवालिक मिलेगा, और ये यहाँ पे सबसे छोटे पर्वत मिलने वाले हैं हिमालय श्रृंखला के अंदर। ये सबसे दक्षिण में स्थित है हिमालय श्रृंखला में। जैसे ही आप दक्षिण में आओगे इस शिवालिक के, आपको मिलेगा उत्तरी प्लेन या फिर भारत के उत्तरी मैदान। अब ये जो मैदान है वो 2 नदियों की वजह से बने हैं। पहला गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से, और दूसरा जो है वो इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी की वजह से। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। एक बात आपको पता होगी, जब हमने बात करी थी कि किस प्रकार से वलित पहाड़ों का निर्माण होता है, तो वलित पहाड़ों का जब निर्माण हुआ था, जब हमारे हिमालय जो एक वलित पहाड़ है उसका निर्माण हुआ था, तो उसके आसपास की जो भूमि थी वो बिल्कुल नीचे धंस गई थी, और वो भूमि थी हमारे उत्तरी मैदानों की। अब इन्हीं पहाड़ों से उभर के आई नदियां, और नदियां लेके आई अपने साथ निक्षेपित पदार्थों को। वो सारी निक्षेपित पदार्थ इस उत्तरी मैदान में जमा होती गई और उत्तरी मैदानों का जन्म हुआ। और इसी तरीके से, इसी वजह से हमारे जो उत्तरी मैदान है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होते हैं, उपजाऊ हैं। साथ ही साथ ये जो नदियां बहती है, जब ये अपने मुहाने पे होती है, जब ये समुद्र में समाहित होने वाली होती है, तो जितनी भी निक्षेपित पदार्थ है, सेडिमेंट्स है, वो अपने मुहाने पे जमा करती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हमारी नदियां, ये भी क्या करती है, जब बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली होती है तो अपनी सारी की सारी सेडिमेंट्स यानी निक्षेपित पदार्थों को जमा कर देती है, और ये जमा हुआ जो पदार्थ है वो डेल्टा का निर्माण करता है। और इस डेल्टा का नाम, जो ये दोनों नदियां मिलकर निर्माण करती है, उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। अब साथ ही साथ भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। तो भारत के जैसे ही आप पश्चिम में जाओगे, ये वाला हिस्सा, ये जो आपका राजस्थान, गुजरात का कुछ हिस्सा हो गया, पंजाब और हरियाणा का कुछ हिस्सा है, वो सभी के सभी भारतीय महामरुस्थल के अंदर आते हैं। और मरुस्थल का मतलब भी होता है डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान वाला इलाका। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो जब आप राजस्थान के अंदर हो तो आपको एक श्रृंखला दिखेगी जो कि वर्ल्ड की यानी कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, और ये वलित पर्वत है। ठीक है, ये वलित पर्वत है और इसका नाम है अरावली श्रृंखला। ठीक है, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। अब जब आप उत्तरी मैदानों के दक्षिण में आओगे, यानी नीचे अब फिर से बढ़ना स्टार्ट करो अब आप, तो आपको प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलेंगे। प्रायद्वीप वो भाग होता है जिनके तीनों तरफ जल तथा एक और स्थल होता है, और इसी वजह से कई बार भारत को प्रायद्वीप भी बुलाया जाता है, पेनिनसुलर भी बुलाया
जाता है। अब क्योंकि इस प्रायद्वीप में ये जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है थल हमारा, वहां पे आपको पठार देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये वाला जो रीजन है इसको हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एक प्रायद्वीप है और दूसरा यहाँ हमें पठार भी मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। तो जैसे ही आप इस पठार के, ये जो पठार वाला हिस्सा है आपका, इसके पश्चिम की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको घाट देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे पहाड़ियां देखने को मिलेंगी जिनको हम घाट के नाम से जानते हैं। तो ये पश्चिम घाट या फिर सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं। और अगर पूरब की तरफ चलोगे तो पूर्वी घाट देखने को मिलेंगे। विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ियों में से नर्मदा तथा तापी नदियां पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में जाके गिरती है। तो दो नदियां हैं जो कि इस पठारीय क्षेत्र या फिर यूं कह लीजिए तो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर स्थित है। लेकिन साथ ही साथ ये जो दो नदियां हैं वो एक रेंज से आती है, एक पहाड़ी से आती है, दो पहाड़ियों से आती है। एक है विंध्य और दूसरी है सतपुड़ा। इन दोनों से दो जो रिवर्स है, जो दो नदियां उनके नाम है नर्मदा और तापी। ये दोनों निकलती है और इनकी खासियत क्या है कि भारत की सभी नदियां पूर्व की तरफ बहती है, यानी शुरू कहीं से भी हो रही हो वो जाके गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में। ठीक, लेकिन ये नदियां क्या करती हैं, ये बहती हैं पश्चिम की तरफ और गिरेंगी अरब सागर के अंदर। इसी वजह से ये खास हो जाती है, अपने आप में स्पेशल हो जाती हैं। तो कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहेंगी? तापी एवं नर्मदा। और कहां गिरेंगी जाके? अरब सागर के अंदर। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हमारा जो पूर्व में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके अंदर जो नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और ये कहाँ गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में। अब आप पश्चिम से क्या करोगे कि आप देखोगे कि पश्चिमी जो घाट है वो थोड़ा सा चौड़ा है, साइज में चौड़ा है, लेकिन पूर्वी घाट थोड़ा सा बीच बीच में टूटा हुआ है, असमान है। ठीक है, तो याद रखोगे कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि पश्चिमी घाट की विशेषता बताओ तो ये एक समान है और चौड़ा है, बहुत फैला हुआ है। लेकिन पूर्वी घाट की विशेषता में क्या बताओगे कि ये जगह जगह से टूटा हुआ है एवं असमान है। ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। ठीक है, ये याद रहेगा हमेशा। आगे चलो, जैसे ही आप पश्चिमी घाट के पश्चिम में और जाओगे ना तो आपको क्या देखने को मिलेगी? यस, पश्चिमी तट देखने को मिलेगी। और पूर्व की तरफ जाओगे पूर्वी घाट से तो आपको पूर्वी तट देखने को मिलेगी। तो दोनों याद रहेंगे। अच्छा, इनके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वो है ये कि पश्चिमी तटीय मैदान काफी सकरे हैं, बहुत छोटे हैं, क्योंकि घाट क्या है, बड़े हैं इनके, तो जो अब अवेलेबल लैंड है वो तो कम ही मिलेगी इन तटों को। लेकिन पूर्वी जो तट है हमारा वो बड़ा है, क्योंकि हमने देखा कि पूर्वी जो घाट है वो छोटे छोटे हैं, टूटे हुए बीच बीच से और असमान है, जिसकी वजह से इन तटों को जगह ज्यादा मिली है और ये अपेक्षाकृत रूप से इनका क्षेत्र भी ज्यादा है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी सकरे हैं। तो जब भी कोई पूछे कि पश्चिमी तट कैसा है, किस तरीके का है, तो आप क्या कहोगे? सकरे हैं, छोटे हैं, इनका क्षेत्र कम है। वहीं पूर्वी तट की अगर बात होगी तो हम कहेंगे कि अपेक्षाकृत चौड़े हैं, बड़े हैं। ठीक, तो ये याद रहेगा हमारे प्रायद्वीप के लिए था कि हमारे प्रायद्वीप के अंदर दो पहाड़ियां हैं, एक विंध्य और एक सतपुड़ा। वहां से दो नदियां बहती है जो कि पश्चिम में जाके गिरती हैं। दोनों का नाम भी याद रहेगा, नर्मदा एवं तापी। और बाकी की जो नदियां हैं, महानदी, कावेरी, इन सब का नाम याद रहेगा आपको, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रहना चाहिए कि दो हमारे पास घाट भी है। पश्चिमी घाट को क्या बुलाएंगे? सह्याद्री, और पूर्वी घाट को पूर्वी घाट। और इन दोनों के पास अपने अपने तट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारत में दो द्वीपीय समूह भी है, दो द्वीप भी है। और द्वीप क्या होते हैं? कुछ इस तरीके के, ये लैंड है, भूमि है और उसके चारों तरफ पानी होगा। तो दो भूमि है, द्वीपीय समूह है। एक का नाम है लक्षद्वीप, ये अरब सागर में स्थित है, और दूसरा का नाम है अंडमान एवं निकोबार, यह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार किस डायरेक्शन में, किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में। और कोई लक्षद्वीप की दिशा पूछेगी तो क्या कहोगे? कहोगे मैम ने नहीं बताया, है ना? नहीं, ये है दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, तो याद रखना दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की एक और बात है कि इसको कोरल आइलैंड के नाम से जाना जाता है और पॉलप के नाम से भी जाना जाता है, पॉलप आइलैंड या फिर पायप आइलैंड, ऐसे नामों से जाना जाता है। कोरल इसलिए, कोरल एक तरीके का क्या होता है कि कोरल एक समुद्री प्राणी है और जब भी ये मरते हैं ये प्राणी क्या करते हैं, तैरने लग जाते हैं। इनका जो शेल होता है, जो इनकी पपड़ी होती है वो ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जब ये इकट्ठा होते हैं तो एक तरीके से लैंड का निर्माण होता है, भूमि का निर्माण होता है, और ये भूमि देखने में बड़ी ही रंग बिरंगी दिखती है। तो कोरल आइलैंड के नाम से भी इस लक्षद्वीप को जानते हैं। तो ये था हमारे भारत के भौतिक विभाजन, और इसके साथ साथ हमारा ये अध्याय 7 यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन अभी हमारा अध्याय 7 के प्रश्न उत्तर बाकी हैं। तो मैं उन वीडियोस में आपसे मिलूंगी जहां पे हम इसके प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान एवं टिक द करेक्ट करने वाले हैं। So I'll see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.